नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रयागराज में हुई अतीक और अशरफ अहमद की हत्या के बाद इस पर जांच जारी है और विशेष जांच दल ने जांच को आगे बढ़ाते हुए घटनास्थल पर शनिवार को रात को हुए पूरे घटनाक्रम का दोबारा से इसको दोहराया है। दरअसल एसआईटी उस दिन घटनाक्रम को हर एक पहलू को अच्छी तरीके से जांच रही है, रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि कोई इसमें खामी ना रहे। घटनास्थल पर न्यायिक आयोग भी मौजूद रहा। एसआईटी और न्यायिक आयोग के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को अच्छी तरह से तलाशा है। इस दौरान टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया है। मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी 96 विधानसभा से अपना दल ऐसे प्रत्याशी रिंकी कौल के नामांकन में पहुंचे और इस दौरान नंदी ने प्रयागराज में एक अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं और कहा कि अब सिर्फ चुनाव की ही बात कीजिए। सबका विकास 100% भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिल करके हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कौल जी को आज नामांकन कराए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। दोनों सीट पे जीते हैं, स्वार और यहाँ निश्चित रूप से दोनों सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ। ये हत्याकांड हुआ है अतीक अहमद का, उस पे क्या अभी आप इसकी बात करिए, अभी चुनाव की बात करिए, चुनाव की बात करिए। और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अमरीश पटेल रामपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद घनश्याम लोधी, नगर विधायक आकाश सक्सेना समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वार डांडा सीट पर उपचुनाव में अपना दल एसके प्रत्याशी शफीक अहमद चुनाव में उतरे हुए हैं, जिसके लिए जनता में जोश भरने के लिए कैबिनेट मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, गठबंधन की सीट थी ये और पार्टी ने गठबंधन को छोड़ी है फिर दोबारा से। पहले यहाँ से हम जमीन चुनाव लड़े थे, लेकिन अब प्रत्याशी चेंज किया है पार्टी ने। अब यहाँ से शफीक अंसारी जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं गठबंधन के, और आज उनका नामांकन होने जा रहा है। उसी क्रम को लेकर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज उनका नामांकन कराने के लिए हम लोग आए हैं और चुनाव की एक शुरुआत है। और मैं समझता हूँ जैसे उत्साह और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जीत रामपुर की होगी, क्योंकि पार्टी ने सबका साथ सबका विकास को लेकर जो काम किया है ना, एक उत्साह है रामपुर में हमारे। आपने देखा होगा नगर पालिका कई और नगर पंचायतें, और उसके बाद ये स्वार की जो विधानसभा की सीट जो मुस्लिम को दी है, तो मैं समझता हूँ एक मैसेज गया है हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक मैसेज गया है। और मैं समझता हूँ उस मैसेज को जो हमारे जनपद रामपुर की जनता है उसे बरकरार रखने के लिए एक तरफा मतदान करेगी और यहाँ से भारी मतों से हमारे अंसारी जी को जिता के भेजेगी। देखिए, पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा उस पर खरा उतरने का। और पार्टी ने जो मुझे एक अदना से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं पूरा उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे गठबंधन का। इस बार जो है वो आप स्वार के रहने वाले और पूर्व नगर पालिका जेल में रहे, तो कितनी बड़ी चुनौती मांगती, क्योंकि वहाँ सपा की सीट लगातार 2 बार जीती है। इस बार कोई चुनौती नहीं है वहाँ, इंशाल्लाह हम लोकल के क्षेत्र के हैं, इंशाल्लाह बहुत वोट जीतेंगे, जनता हमारे साथ। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पर अलग अलग वार्ड से महिला मोर्चा की पदाधिकारी टिकट न मिलने से नाराज होकर पहुंची और इन महिलाओं का कहना है कि तमाम महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया है। साथ ही महिलाएं ये भी कह रही हैं कि वो मेयर पद की उम्मीदवार सुषमा खरकवाल के साथ हैं, लेकिन उनकी नाराजगी पार्षद उम्मीदवारों को लेकर। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों में चेक के जरिए पेमेंट होता था, जिसके कारण बीच के लोग ही पैसा खा जाते थे। वहीं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि स्वार का चुनाव देश में ऐसा एक चुनाव है जिसके प्रत्याशी को न्याय पालिका ने ही 2 बार बाहर कर दिया है। और भाई आज से शफीक भाई को विधायक करना शुरू कर दो।
ये सभी को पता है, ये सभी को पता है कि ये चुनाव, स्वार का चुनाव देश में एक अकेला ऐसा चुनाव है जहां पर 2 बार एक ऐसा प्रत्याशी जीता जिसको न्यायपालिका ने ही कॉलर पकड़कर बाहर निकाल दिया। निकाल दिया। तो जिसको न्यायपालिका ने निकाल दिया उसको स्वार की जनता कभी चुनाव की नहीं कराई। मित्रों, स्वार की विधानसभा, ये सबको पता है कि हमारा घर है। पिताजी यहां से 4 बार लगातार विधायक रहे और यहां के घर घर से वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। उन सरकारों ने क्या किया? सीधा चेक काटते थे। हमारी सरकार ने क्या किया? जूता मोजा तक बैंक के अकाउंट से देने लगी। इतनी पारदर्शिता लाने का काम किया। पहले उसी जूता मोजा के चक्कर में लाख जूता होता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से उसको देने का काम किया और भ्रष्टाचार को नीचे शून्य के स्तर पर लाने का काम कर दिया। क्योंकि समय कम है, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना एक आप सबसे अनुरोध करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। ये एक चुनाव नहीं है। रामपुर की जनता को हमेशा बेवकूफ बनाया गया। रामपुर की जनता को सिर्फ कुछ वादे करके उनको ठगा गया। और वहीं बाराबंकी की एकमात्र नगर पालिका सीट पर सबसे पहले घोषित समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शीला सिंह वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं शीला सिंह वर्मा का नामांकन दाखिल होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमें इस लायक समझा। हमारे जिले के सभी नेतागण मिलकर सबने हमारी सूची होगी तो उन्होंने आशीर्वाद ले दिया। आशीर्वाद ईमानदारी के साथ जनता हमारे साथ। क्या चुनौती है शहर के लिए, क्या जरूरी है, क्या आपने महसूस किया इतने दिन में शहर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो पाया? शहर में तो बहुत सारी चीजें की कमियां हैं, जैसे रोड है, पार्क वगैरह है और नालियां हैं, शौचालय है। और वहीं सहारनपुर में निकाय चुनाव के मौसम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अतीक और अशरफ की मौत पर उन्हें अपना भाई बताने वाला एक युवक यह कह रहा है कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन हैं। वहीं वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की है, जिस पर एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि सहारनपुर के जनकनगर के निवासी का ही है, जिसका मोबाइल नंबर भी हमारे पास है। उसने अभी हत्याकांड जो हुआ अतीक अहमद वाला, उसके विषय में कि तुमने तो हमें हमारे 2 आदमियों को मार दिया, हम उसका बदला लेने के लिए हम भी मार सकते हैं, हम भी बदला ले सकते हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह रखा है कि किसी को भी उस हत्याकांड के विषय में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना भड़काऊ वीडियो, हिंदू समाज को भड़काने वाला, हिंदू समाज को चाहे वे कमज़ोर समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और हम कुछ नहीं कर रहे, हमें ये मत सोचिए कि हम शांत हैं। कौन लोग हैं वो? उजैफ नाम का व्यक्ति है, जनकनगर का निवासी है, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कप्तान साहब से कि उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इतना भड़काऊ वो कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली में हिंदू महासभा ने अतीक और अशरफ अहमद के हत्यारों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया। और आपको बता दें कि हिंदू महासभा के प्रमुख स्वामी चक्रपाणी ने अपनी यूपी इकाई से हत्याकांड के आरोपियों को आवश्यक कानूनी और आर्थिक मदद देना यह आदेश उन्होंने दिया है। वहीं चक्रपाणी के इस ऐलान के बाद बयानबाजी होना तय माना जा रहा है। साथ ही आरोपियों की बात करें तो इस समय तीनों आरोपी प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं। एक माफिया, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से अतीक और अशरफ की हत्या के बाद एक राजनीति हो रही है। और एक कांग्रेस के नेता का हमने वीडियो देखा, उसमें वो कह रहा है कि भारत रत्न दिया जाए अतीक अंसारी को।
और कभी कोई उनकी बिरयानी खा करके खुश है कि उन्होंने बहुत अच्छे बिरयानी खिलाते थे जेल में जाने के बाद, और तमाम तरह की बातें, यानी कि अतीक और अशरफ जिस प्रकार से एक दुर्दांत एक माफिया थे, जो सरेआम किस प्रकार से जमीन कब्जा करना, किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, हत्या और तमाम अपराध में लिप्त थे, ऐसे जिसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, ऐसे लोगों का महिमा मंडन वर्तमान में जो किया जा रहा है विपक्षी पार्टी कांग्रेस और पार्टी समाजवादी पार्टी द्वारा, ये बड़ा उनके नेताओं द्वारा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने मनोनीत कोटे के विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर तारिक मंसूर और साकेत मिश्रा समेत 6 सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलवाई है। और विधान भवन के राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल के सभागार में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्यों रजनीकांत महेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, तारिक मंसूर, राम सूरत और तमाम सदस्यों को शपथ ये दिलवाई गई है। तारिक मंसूर जी हमारे साथ हैं, अभी कुछ देर पहले शपथ ली है। तारिक जी, फिलहाल अभी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या होंगी आपकी? देखिए, प्रदेश का डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मुस्लिम राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत आरोप लगते हैं, आपको चेहरा बनाया है इस बार, इसमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आपने काम किए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कहेंगे? एएमयू के लिए कुछ 2 लाइन बोलेंगे? देखिए, तारिक मंसूर जी हैं और इन्होंने कुछ देर पहले ये शपथ ली है और साफ तौर पर कहा है कि अब आने वाले समय में जो डेवलपमेंट के काम है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर आगे जाएंगे और उस पर काम करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आधुनिक शिक्षा व प्राचीन भारतीय संस्कारों का अद्भुत संगम स्थल, इंडोर तथा आउटडोर खेलों की बेहतरीन व्यवस्था, गुरुकुल तक्षशिला का आदर्श शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार, लड़कों का संपूर्ण आवासीय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थान, जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री, सैनिक स्कूल, एनडीए, नीट तथा आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। संगम शहर प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में तापमान 40 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है। सुबह 8 बजे से ही सूरज के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता काफी परेशान है। दोपहर से ही लू चलना यहां पर शुरू हो जाती है, जिससे सड़कों पर काफी सन्नाटा पसरा रहता है। लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप से बचने के लिए लोग मुंह और सर ढकने के लिए गमछी और टोपी का सहारा यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बादलों की आवाजाही के आसार हैं, लेकिन तापमान में कमी की कोई उम्मीद नहीं है। प्रयागराज में आसमान से आग के गोले अभी से बरसने चालू हो गए हैं। अप्रैल का महीना है और टेम्परेचर 40 के पार है। ऐसे में अब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जगह जगह चाहे वो गन्ने की जूस की दुकान हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक की हो, और गर्मी में सबसे जो फ़ायदा करता है आम का पन्ना, उस पर दुकानों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। आप लोग गर्मी है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही गर्मी से? गर्मी हो रही है परेशानी से। तो आप लोग यहाँ जूस पी रहे हैं? हाँ, पी रहे हैं सर। और लोग से बात करते हैं, बताइए गर्मी किस तरह से, कितनी परेशानी? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। 2 दिन से आदमी का गंदा माहौल है। गर्मी से बचने के लिए आदमी जो है आम का पन्ना है, जूस है, गन्ने का रस है, गर्मी से बचाव के लिए इस तरह से। अभी अप्रैल का शुरुआती सीजन, अभी तो मई जून बचा हुआ है। क्या लगता है कैसा होगा? अब राहत अभी मिलने का आसार तो नहीं है फिलहाल, जो है ना 15 जून के बाद ही आसार है। सुना आपने कि 15 जून के मिलने के बाद अलर्ट जारी हुआ है, गर्मी बढ़ गई है। किस तरह से बिक्री का असर है? बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत तेज है। तो बिक्री हो रही है? हाँ, बिक्री हो रही है। गर्मी से आपको परेशानी हो रही बाहर ठेला लगाने में? अरे हो नहीं रही, धूप लग रहा है हमको भी।
देखो छाता भी लगाए हैं, क्या करें। और लोग से भी बात करते हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, अप्रैल का महीना है, अभी मई जून बाकी जो मेन कहा जाता है प्रयागराज में, किस तरह से गर्मी गिर रही है? गर्मी बहुत तेज़ है, अगले महीने में तो और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, निकलना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से है लोगों की तबीयत भी बहुत ख़राब होगी। अब लोग यही जूस, गन्ने का जूस, ये आम का पना, यही से पिए, इसी से काम चलेगा लोगों को। तो सुना आपने लोगों को क्या कहना है कि इस समय घर से निकलना मुश्किल है, गन्ने के जूस, आम का पना, ये सारी चीज़ों का लोग सहारा ले रहे हैं और 2 कदम पर रुक रुक कर पी रहे हैं। ऐसे में बच्चों को भी स्कूल जाने और ले जाने में परिजनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये देखना होगा कि मई जून में क्या हाल होता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष और निर्दलीय विधायकों की समीक्षा बैठक ये की है और बैठक में विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा भी ये की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी और इसी कड़ी में बीते दिनों वे सत्ता पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा वो कर चुके हैं। समीक्षा बैठक में विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया है। विधायकों ने अपने क्षेत्र की 10-10 समस्याओं को लेकर सीएम के सामने प्रस्ताव भी रखा। हालांकि सीएम द्वारा बुलाई गई इस बैठक का सभी विपक्षी विधायकों ने स्वागत भी किया है। हमने धन्यवाद किया कि आपने हमें समीक्षा के लिए बुलाया, क्योंकि हमारे विधानसभा भी हम विपक्ष के विधायक हैं। हमारे विकास कार्य जो यहाँ पर जियो नहीं जारी हो रहे हैं, उसमें पहले भी हमारे से प्रस्ताव 10-10 काम मांगे गए थे, हमने प्रस्ताव भेजा, आज तक उनका कोई जियो नहीं हुआ। हमारे और विधानसभा में काफ़ी मुद्दे थे, जैसा हमारा एक रामपुर मंडी से पिरान के लिए तक बाईपास बन रहा है, उसमें सिर्फ 3 गाँव की ज़मीन एक्वायर की गई, जिसमें 7 गाँव की ज़मीन एक्वायर होनी चाहिए थी। नहीं, जो समीक्षा बैठक हुई है उसकी पहल का तो हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। परंतु कितनी जो समस्याएं रखी गई है उनका समाधान होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे जोशीमठ में अभी भी जो भूमि के मामले हैं उनका जो मुआवजा है वो तय नहीं हो पाया है, और दूसरे में जो वहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंगें टूटी है उन पर स्लैब सिस्टम बना दिया है और लोगों को जो 50 लाख से ऊपर जिनका भूमि के जो मकान की कीमत होगी उसको 10% दिया जाएगा। नहीं, सही बात है। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात की पहल की कि प्रत्येक लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे, तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उस समय विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया गया। तब हमने जरूर इस बात को कहा कि भाई लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अगर ऐसा बर्ताव सरकार की करेगी तो कदापि उचित नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें पत्र मिला था अक्टूबर 2022 में, जिसमें हमने 10 औचित्यपूर्ण लोकहित की योजनाओं के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन कहते हुए दुख हो रहा है कि 10 में से 5 योजनाओं पर भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है और आज भी जिस तरह से अधिकारियों की उदासीनता रही है, अधिकारी सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए और उसका निस्तारण होना चाहिए। देखिए, हमसे जो अक्टूबर में 10 औचित्यपूर्ण योजनाएं मांगी गई थी और ये भी कहा गया कि अब नई कोई अगर इस बीच में हो तो वो बताइएगा। तो 4-5 महीने हो गए, उसका क्या कार्य हुआ उन पर डिस्कशन हुआ, लेकिन ये कार्य जल्दी होने चाहिए, स्पीड अप होने चाहिए। सड़कों तक का स्टेटस सबसे, देखिए मूलभूत तो ये है ना, सड़क अगर स्वास्थ्य है और कई हो जाए उसमें समय लगेगा, लेकिन जो सड़कें हैं वो भी अभी बनना शुरू नहीं हुआ, तो इसको लेकर भी हमने चिंता जाहिर की सभी विधायकों, लगभग सभी विधायकों ने। और वहीं आगामी 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां कर रही है। और इसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां कार्यक्रम यह होना है, जिसे पार्टी स्तर पर भव्य स्वरूप देने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें पार्टी की कोशिश है कि हर एक बूथ पर 100 लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना जाए, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महान विभूतियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। का समावेश भव्य बने, इस दृष्टिकोण से हमने तय किया कि प्रत्येक बूथ पर इस कार्यक्रम को करेंगे। और इस बार कार्यक्रम का स्वरूप जहां बूथ स्तर पर साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अलग अलग जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ भी हम मन की बात को सुनेंगे। हमने तय किया कि पूर्व सैनिक या अर्धसैनिक बलों के बीच में मन की बात सुनी जाए,
तो हमारे सांसद तीरथ सिंह रावत जी से वो उसमें रहेंगे। इसी प्रकार संत महात्मा हैं, हरिद्वार ऋषिकेश बड़ी संख्या में, शांति कुंज है हमारा, बाबा रामदेव जी का है, हमारे प्रमाण निकेतन है, तो उनसे भी आग्रह करें कि वहाँ भी मन की बात का कार्यक्रम हो। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अनेकों हस्तियाँ हैं, जैसे बसंती बिष्ट हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, प्रीतम वर्तमान जी हैं, हम आग्रह करेंगे ये भी किसी न किसी बूथ पर मन की बात के कार्यक्रम में रहें। इसी प्रकार से फिल्म जगत के उत्तराखंड के अनेकों लोग हैं, उनको भी अलग अलग बूथ पर निमंत्रण दे रहे हैं। प्रत्येक निमंत्रण हम देंगे और ऐसी प्रतिभाओं के साथ बैठकर जहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ता मन की बात को सुनेंगे। तो और हमने तय किया है, हमारा प्रत्येक विधायक, प्रत्येक सांसद, हमारा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, हर स्तर का कार्यकर्ता किसी ने एक बूथ पर हम तय करेंगे। और प्रत्येक विधानसभा में एक विधानसभा में 100 बूथ पर 100 की संख्या का कार्यक्रम ये होगा, इसी रचना हम लोगों ने बनाई है। और वहीं आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने तेजी से विकास कार्य कर भूमि पूजन करना इस पर शुरू कर दिया है। और इसी के तहत बीजेपी के मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून विहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि विकास कार्यों को हम चुनाव को देखकर नहीं करते हैं, सभी काम हम निरंतरता के साथ ये करते रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव जीतता है उसके अगले दिन ही लोगों की सेवा में लग जाता है। यहाँ के क्षेत्रवासियों की एक बहुत लंबी मांग थी कि यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे ताकि सीवर योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। और आज प्रदेश के अंदर पहला एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाहर से आई है, उस प्लांट को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2,95 लाख की उसकी कीमत है। 5 साल तक वही कंपनी इसको मेंटेन करेगी, जिसमें कहीं सीवर बाहर दिखाई नहीं देगा। खाली एक जाली लगाई जाएगी जो उसमें इस प्रकार की चीज़ें हैं जो अंदर दिक्कत सकती हैं, उनको साफ करने के लिए। और ये पहला प्लांट यहाँ पर लग रहा है। मैं इसके लिए अपने और वहीं देहरादून में कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अध्यक्षों से चुनाव की चर्चा की है और उनके अनुसार तैयारी ये की जा रही है। और इस बार निकाय चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा, ये भी उन्होंने कहा है। अभी तो हम जो हमारे गठन हुए हैं उसकी जानकारी ले रहा हूँ, किस लेवल पर हम गठन में हैं और क्या तैयारी हमारी वार्ड वाइज चल रही है, उस पर चर्चा हुई है। और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय नवप्रभात जी के द्वारा और बाबू पंडित जी के द्वारा भी दिए गए हैं। उन सुझावों को लेकर हम बात कर रहे हैं और जो हमारे अध्यक्षगण हैं उन वार्ड्स के या उन ब्लॉक्स के और हमारे नगर पंचायतों के, उन सभी से उनकी राय भी ले रहे हैं। इसीलिए आज 3 मीटिंगें आज रखेंगे और फिजिकली मैं जब उनके क्षेत्रों में दौरे करूंगा इस बीच, तो उस पर फिर विस्तृत चर्चा और की जाएगी। कुछ हमने डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। आगरा की थाना ताजगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने मात्र 48 घंटे में बंधक बनाकर डकैती का किया खुलासा। पुलिस ने घटना में संलिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 घंटे में खुली एलडीए की तरफ से सील की गई बिल्डिंग। कल गोदावरी टावर को सील किया गया था। मिली भगत से बिल्डिंग खुलने का जताया जा रहा अंदेशा। हापुड़ में कचहरी परिसर में संदिग्ध युवक को बुरखे में देखकर मचा हड़कंप। आनंद फानन में पुलिस कर्मियों ने युवक को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार युवक रेप के आरोप में चल रहा था फरार। बांदा में संदिग्ध अवस्था में अज्ञात युवक का जंगल में मिला शव। स्थानीय और चरवाहों ने सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू। बागपत के मुख्य बाजार से बाइक चोरी का प्रयास कर रहे एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। पुलिस के हवाले कर दिया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। ललितपुर में खदान में युवक का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। सदर कोतवाली क्षेत्र में सिलंग का मामला। महोबा के सरकारी स्कूल में रोबोटिक तकनीक से शिक्षा से उत्साहित हुए छात्र। ड्रोन बनाना और सेंसर उपयोग में हो रही है दक्ष। रायबरेली में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी। 3 दोस्तों ने मिलकर चौथे दोस्त को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा। हत्या से पहले चारों ने आपस में बैठकर खाया था खाना। मामले की जांच पड़ताल शुरू।
शाहजहांपुर में पैसों की लालच में रिश्ते हुए शर्मसार, बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता और दादी को मारी गोली, पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुटी। अलीगढ़ की उभरती हुई महिला नेशनल प्लेयर ने जिलाधिकारी से मांगी आर्थिक मदद, फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही है महिला खिलाड़ी। जिलाधिकारी ने महिला खिलाड़ी को आर्थिक मदद के रूप में 10,000 रुपए का चेक भी सौंपा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।